सेलुलर रेस्पिरेशन में ईटीएस जो है ये फोर्थ स्टेप में आता है। जैसे अपने सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर फर्स्ट स्टेप को बोला ग्लाइकोलिसिस, ये दोनों में कॉमन होती है, चाहे वो रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनारोबिक हो। ग्लाइकोलिसिस में CO2 इवाल्व नहीं होती है, बस एक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में 2 वाटर मॉलिक्यूल ये निकलता है, वो भी 9th स्टेप में। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, उसके अंदर माने ग्लाइकोलिसिस के द्वारा जो बना हुआ पायरुविक एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा पायरुविक एसिड का, जिससे कि एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। तो ये सेकेंड स्टेप में आता है। और वो एसिटिल कोएंजाइम फिर 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ मिलके कंडेंसेशन होता है उसका, तो 6 कार्बन का पहला कंपाउंड बनाता है जिसको साइट्रिक एसिड कहा जाता है। ये क्रेब्स साइकिल कहलाता है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन का तीसरा स्टेप है। फोर्थ स्टेप को आप बोलते हैं ईटीएस। ईटीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए, ईटीएस एक्चुअली एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है। जो एनर्जी होती है वो NADH प्लस H और FADH2 के रूप में स्टोर होती है। ये NADH और FADH2 इनका फॉर्मेशन ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन और क्रेब्स साइकिल के द्वारा मिलता है। इन्हीं का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। वो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट कॉम्प्लेक्स से होकर के फाइनली एटीपी सिंथेज पर पहुंचता है 5वें कॉम्प्लेक्स पर, वहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ईटीएस होता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है। बाकी सेलुलर रेस्पिरेशन के स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं। तो आइए देखिए ईटीएस, तो इस ईटीएस को लिखा जाता है एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस कहते हैं टेक प्लेस इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ये ईटीएस होता है। इसमें क्या है? एनर्जी स्टोर्ड होती है। किस रूप में? एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ NADH प्लस H एंड FADH2। इन्हीं के रूप में एनर्जी स्टोर होती है। और ये बनती कहाँ से है? प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। तो देखिए इनका फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोलिसिस से भी आती हैं, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से भी बनते हैं, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन एंड क्रेब्स साइकिल। तो इसका मतलब कि NADH प्लस H और FADH2। तो NADH प्लस H देखिए ग्लाइकोलिसिस में भी एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल बनता है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में भी एक ग्लूकोज के द्वारा 2 मॉलिक्यूल बनता है। जब क्रेब्स साइकिल में आते हैं तो यहाँ 6 मॉलिक्यूल NADH बनता है और 2 मॉलिक्यूल FADH2 बनता है क्रेब्स साइकिल में। अब इन्हीं का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ कोएंजाइम प्रोड्यूस। अब कोएंजाइम के ऑक्सीडेशन रिडक्शन द्वारा क्या प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रॉन which transfer on different complex। अब वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स पर ट्रांसफर होगा। तो जो ईटीएस कॉम्प्लेक्स होते हैं ये टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो उन्हीं कॉम्प्लेक्स पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन पास टू ऑक्सीजन, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन के पास गया तो वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पास टू ऑक्सीजन फॉर्म
फॉर्म्ड वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल बना, जैसे देखें हाफ ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 H आयन, ये मिलके ये बना लिया वाटर मॉलिक्यूल। तो इससे वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद जो अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ETS कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका कितना नंबर होता है। ETS कॉम्प्लेक्स ये होते हैं 5, इनका नंबर टोटल होता है 5 होते हैं। ETS कॉम्प्लेक्स आर 5। अब जैसे देखिए NaDH और FADH2, NaDH डिहाइड्रोजिनेज, FADH2 ये सेकेंड कॉम्प्लेक्स है। इनके द्वारा जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जाएगा साइटोक्रोम B(C1) पर, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है। फिर इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A(A3) पर आएगा, ये कॉम्प्लेक्स 4 है। फिर ये इलेक्ट्रॉन पास होगा ATP सिंथेज पर जाएगा, ATP सिंथेज। और जो ATP सिंथेज है ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जैसे आप देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन है, इसी के अंदर अब एक हो गया F0 और ये होता है F1। यही जो इलेक्ट्रॉन अब इसमें इंटर करेगा तो मान लीजिए 2 H आयन के इंटर करने से यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होता है, मतलब ADP फास्फेट के साथ मिलके ये ATP का फॉर्मेशन हुआ। तो ATP कहाँ बनता है, ATP सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ये कॉम्प्लेक्स 5th कहलाता है। जैसे देखिए ये कॉम्प्लेक्स पहला है, ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड है, इस कॉम्प्लेक्स को थर्ड बोलेंगे, ये कॉम्प्लेक्स 4 हुआ, ये कॉम्प्लेक्स 5th हुआ। तो ETS कॉम्प्लेक्स कितने हो गए, 5 हो गए। अब उनका नाम क्या है, देखिए फर्स्ट को कहते हैं NaDH डिहाइड्रोजिनेज, NaDH डिहाइड्रोजिनेज कहलाता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। NaDH डिहाइड्रोजिनेज और FADH2 ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड होगा। साइटोक्रोम B(C1) ये कॉम्प्लेक्स थर्ड होगा। साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स 4 होगा। ATP सिंथेज ये कॉम्प्लेक्स 5th होगा। तो कुल मिला के एक कॉम्प्लेक्स कितने हो गए, 5, 1 2 3 4 5। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ATP जो कॉम्प्लेक्स जो है 4th में, यहीं पे 2 कॉपर ये आयन पाए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, यहाँ याद रखिएगा पूछा जाता है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से लेकर के ये 4th कॉम्प्लेक्स तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पूछेगा कहाँ से ट्रांसफर हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, एम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। आपके NCERT बुक में फ्लो चार्ट जो बनाया है उसमें बस यही याद रखिएगा, NaDH डिहाइड्रोजिनेज पहला, उसी के द्वारा ऑक्सीडेशन होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर इसका रिडक्शन हुआ। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते हुए और वो इलेक्ट्रॉन वाटर हाइड्रोजन के साथ मिलके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वाटर बनाया। तो क्वेश्चन यही आता है इसमें कि ये कहाँ कहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स होगा इन्वॉल्व। तो ये कॉम्प्लेक्स 5 का नाम याद रखिएगा। और ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये लास्ट में है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन लास्ट फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। अब इसी के एक्सेप्ट करने से वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। अगर यहीं पर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होता, इसलिए इसको वाइटल प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। और अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ये इंपॉर्टेंट बातें देखिए क्या क्या लिखा हमने कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम टेक प्लेस इन, तो बताएंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है। ETS में सेलुलर रेस्पिरेशन लिखा है कि इंपॉर्टेंट सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या है, तो बताएंगे इसका मेन पॉइंट है ATP प्रोडक्शन, ATP फॉर्मेशन।
मतलब इसी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है ईटीएस में। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ईटीएस का कौन है? Na+, ये देखिए इसका पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। फाइनल लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फाइनल उसको ऑक्सीजन बोलते हैं। नंबर ऑफ ईटीएस कॉम्प्लेक्स टोटल कितने हैं? ये 5 ईटीएस कॉम्प्लेक्स अभी बताया। नेम ऑफ ईटीएस कॉम्प्लेक्स हैविंग कॉपर, ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स, जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है वहां पर 2 कॉपर पाया गया, साइटोक्रोम A1 और साइटोक्रोम A3 के बीच में ये इसके अंदर 2 कॉपर आयन पाए गए। नेम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स 2 कंपोनेंट ऑफ एटीपी सिंथेज, तो एटीपी सिंथेज के 2 कंपोनेंट है, एक का नाम F0 और एक का होगा नाम F1। F0 और F1 ये 2 कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिससे एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, तो याद करना होगा 2 प्रोटॉन की वजह से 1 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ये ईटीएस में आप याद रखिएगा। और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का मेन मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, और अगर एक क्लोरोप्लास्ट में एटीपी बनता तो उसको कहते हैं फोटोफास्फोराइलेशन। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एटीपी बैलेंस शीट की अगर बात करें, या यहां पे क्वेश्चन हो गया कि हाउ मेनी एटीपी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, मतलब 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के द्वारा ये कितना एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। तो कहीं का आंसर होता है 36, कहीं का आंसर होता है 38, दोनों सही है। 36 वो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से बताया जाता है, और 38 मैलेट एस्पार्टेट शटल्स की वजह से बताया जाता है। तो ये बैलेंस शीट में एटीपी आपको बता रहे हैं कैसे ये 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, उसको आप देखिए। सबसे पहले जो प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस होता है, इस ग्लाइकोलिसिस के अंदर डायरेक्ट 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है और 2 NADH प्लस H आयन बनता है एक ग्लूकोज के द्वारा। ग्लाइकोलिसिस के बाद जब हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन देखते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, तो उस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर भी 2 NADH का फॉर्मेशन होता है, NADH प्लस H आयन। और जब आप क्रिब्स साइकिल पढ़ते हैं, क्रिब्स साइकिल, तो एक ग्लूकोज के द्वारा 2 क्रिब्स साइकिल होती है क्योंकि 2 पायरुविक एसिड बनता है। तो एक पायरुविक एसिड से यहाँ पर 3 NADH और 1 FADH2 और एक डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि 6 NADH प्लस H आयन बनेगा, 2 FADH2 बनेगा, और डायरेक्ट मतलब यहाँ पे 2 GTP का फॉर्मेशन होगा, और GTP का मतलब यहाँ हम लोग 2 ATP से ले लेते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में भी देखिए यहाँ पर डायरेक्ट 2 ATP यहाँ पर मिला, यहाँ भी, और डायरेक्ट ATP यहाँ भी है। तो डायरेक्ट ATP कितना मिला? 2 to 4 मिला, और इनडायरेक्ट वाया ETS कितना मिला? 34 ATP। कैसे मिला देखिए। अब हम NADH को काउंट करें, NADH प्लस H आयन, तो इसका नंबर काउंट करेंगे तो 2, 2, 4 और 6 हुआ, इसका मतलब 10 टोटल हुआ। एक NADH के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 3 ATP मिलता है, तो यहाँ 3 के द्वारा माने 10 के द्वारा 30 ATP मिल गया यहाँ। और FADH2 जो है कि एक FADH2 मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 2 ATP मिलता है, तो यहाँ देखिए 2 मॉलिक्यूल है, 2 × 2 कर दो तो ये 4 हो गया। इसका मतलब कि 34 ATP ये कैसे मिला? तो बताएंगे ETS द्वारा, यानी ETS के द्वारा कुल 34 ATP मिला, और डायरेक्ट 4 ATP ये मिला, इसीलिए बोला जाता 34 और 4 38 ATP का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से आप लोग इसको देखा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम RQ के बारे में बताएंगे, रेस्पिरेटरी क्वाटिएंट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। थैंक्स।
बंद करा, बस एक और सेट कर।